नमस्कार, मैं बबलू कुमार। आप देख रहे हैं भारत विभाग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला 3 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक 44 दिनों के लिए चल रहा है और इस दौरान कई प्रमुख स्नान तिथियां शामिल होती हैं, जैसे मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद पहिया लगी पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी। स्वामी जी का आरोप है कि पुलिस ने न केवल उन्हें रोका बल्कि उनके साथ आए बाल ब्रह्मचारियों की शिखा यानी चोटी पकड़कर उन्हें बंद कमरे में बेरहमी से पीटा। हालांकि ये आरोप सच भी है, क्योंकि इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है। ध्यान दीजिएगा, आजकल सरकारी संतों का बोलबाला है जो सत्ता की चाटुकारिता करे, सरकार के हर फैसले को सही ठहराए, सामाजिक मुद्दों पर भी मौन या समर्थन में खड़ा रहे। ऐसे ही संत सरकारों को चाहिए और इनमें कोई नई बात नहीं। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी समर्थक संत पसंद किए हैं। यह स्थिति न धर्म के हित में है न समाज के। सच कहें तो यह देश का दुर्भाग्य है। प्रयागराज की पावन धरा से जो दृश्य उभरे हैं वह किसी एक संत, किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं है। वह समूचे सनातन समाज के स्वाभिमान पर लगे प्रश्न चिन्ह है। विचारों में मंतारण हो सकते हैं, मतभेद काल के साथ आते जाते रहते हैं, किंतु संन्यास साधना और शंकराचार्य परंपरा किसी मत का विषय नहीं। वह हमारी सभ्यता की प्राणवायु है। जिस दिन संतों का अपमान सामान्य हो जाए उस दिन समझिए केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरी आध्यात्मिक विरासत को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। याद रहे, जो संतों के सम्मान के साथ खड़ा है वही वास्तव में सनातन के साथ खड़ा है, और जो इस अपमान पर मौन है वह इतिहास में अपने मौन के लिए उत्तरदायी होगा। यह केवल आस्था नहीं या आत्मा का प्रश्न है। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार राजकुमार पांडे जी के थे। यहाँ ईमानदार, ज्ञानी और त्यागी लोग उपेक्षित हैं, बल्कि स्वार्थी, हिंसक या अवसरवादी लोग सत्ता और सम्मान पा रहे हैं। ऐसे में समाज में भय, असुरक्षा और जीवन मूल्यों का पतन दिखाई देना आम सी बात हो गई है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। मैं प्रयागराज की पावन धरती जहां इस समय माघ मेला चल रहा है, इसी पर चर्चा कर रहा हूं। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर संगम स्नान के लिए निकले जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और पुलिस के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि स्वामी जी ने मौत का व्रत यानी अन्न जल त्यागने का ऐलान कर दिया। प्रयागराज से उठी यह घटना अब सिर्फ एक धार्मिक यात्रा विवाद नहीं रही, बल्कि यह सत्ता, पुलिस और सनातन परंपराओं के टकराव की कहानी बन चुकी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का 36 घंटे से अधिक अन्न जल ग्रहण नहीं करने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों के पहल न करने पर उनके अडिग रवैये को भांपकर अन्न जल ग्रहण करने तो लगे, लेकिन प्रशासन ने जहां छोड़ा वहीं पर बैठ गए। धरना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है, वहीं सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। सामाजिक कार्यकर्ता व हमारे साथी पत्रकार राजकुमार पांडे से हमारी बात हुई तो उन्होंने इसकी कड़ी निंदा करते हुए अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि प्रशासन के किसी भी दिशा निर्देश की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। किसी को भी अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं। इसके बाद भी मैं किसी बटुक की शिखा पकड़कर उसे क्रूरता से घसीटने का समर्थन नहीं कर सकता। कोई स्त्री यदि जारकर्म में भी लिप्त है तो भी किसी को सामाजिक रूप से उसके शरीर को बिना उसकी अनुमति के छूने का अधिकार नहीं। उसके स्त्रीण पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना किसी चरित्रवान स्त्री का। भारत के संविधान ने हम सामान्य वर्ग के लोगों के साथ कुछ अन्याय भी किया है, लेकिन फिर भी हम उसकी अवहेलना नहीं करते। भारत का राष्ट्र ध्वज किसी गंदे स्थान पर पड़ा है तब भी उसका सम्मान है। कहने का अर्थ यह है कि स्थापित प्रतीकों का अपमान असहमति के बाद भी नहीं किया जाना चाहिए। शिखा और यज्ञोपवीत किसी भी वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण के स्वाभिमान का प्रतीक है। इससे अपमानित किए जाने का अर्थ बहुत व्यापक है। इसे पकड़कर घसीटने का मतलब धर्म को जमीन पर घसीटने जैसा है। सबकी प्रतिक्रियाएं जैसी भी हों, लेकिन मुझे यह कृत्य बहुत ही घृणित लगा। समाज में इस कृत्य से कितना रोष है आप साथी पत्रकार राजकुमार पांडे की इस प्रतिक्रिया से समझ सकते हैं। मुद्दे की बात करें तो प्रशासन का कहना है कि स्नान पर रोक नहीं थी, सिर्फ पहिया लगी पालकी पर आपत्ति थी।
लेकिन अब सवाल यह भी है कि अगर स्नान की अनुमति थी तो यात्रा मार्ग में बैरिकेडिंग क्यों की गई थी, साधुओं के साथ कथित बदसलूकी क्यों की गई और घंटों तक रास्ता बंद क्यों रखा गया। सवाल यह भी बनता है कि क्या प्रशासन संवेदनशीलता हो चुका है, क्या सनातन परंपराओं को कागजी नियमों में बांधा जा रहा है, और सबसे अहम, अगर कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदार कौन होता है। कुल मिलाकर यह मामला तकनीकी नियमों से निकलकर आस्था के अपमान तक पहुंच चुका है और इस सवालों पर जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मनुस्मृति के अध्याय 3 में श्लोक नंबर 56 में लिखा है कि अपूज्या यत्र पूज्यते पूज्यानम तु विमानना त्रीणि तत्र प्रबंधते दुर्भगम मरणम भयम। ये शब्द समाज और शासन के नैतिक पतन के गंभीर परिणाम से प्रेरित है, जिसका अर्थ है जहां अयोग्य लोग पूजे जाते हैं और योग्य लोगों का अपमान होता है, वहां 3 चीजें जैसे अकाल, भुखमरी, मृत्यु और भय या आतंक निश्चित रूप से फैलती है। मतलब मूल्यहीन लोग सम्मानित होने लगते हैं और चरित्र, ज्ञान व तप के योग्य व्यक्तियों का अपमान किया जाता है। तो उस व्यवस्था में अराजकता, अन्याय और विनाश स्वाभाविक हो जाता है। इस मामले में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले संत समाज ने भी बोलने से इनकार कर दिया है, जबकि इस प्रकार हुए अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार के घटना से क्या हिंदुत्व खतरे में नहीं आ रहा है? क्या संत समाज सुरक्षित है? क्या आज सरकार के विपरीत उनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह करने पर, ऐसे दुर्व्यवहार किए जाने पर आज संत समाज यदि चुप है, तो क्या कभी सरकार बदलने पर बदले की नीयत से ऐसे और घटनाओं पर अंकुश लगा सकेंगे? इसी सोच के साथ सभी संत समाज को इस प्रकार हुए कृत्य की आलोचना करनी चाहिए। इस घटना क्रम से स्वामी जी के तेवर बेहद तीखे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार और पुलिस को निशाने पर लिया है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, गृह सचिव मोहित गुप्ता, पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार और जिलाधिकारी मनीष वर्मा को इस घटना के लिए सीधे तौर पर दोषी मान रहे हैं। तीखे अंदाज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रशासन यह तय करेगा या प्रदेश का मुख्यमंत्री या भारत का राष्ट्रपति तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं है कि वह यह तय करें कि शंकराचार्य कौन है और कौन नहीं है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का? बताइए। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। सौम्या अग्रवाल जो कि कमिश्नर हैं, उनकी फोटो को दिखाते हुए उन पर तीखा प्रहार करते हुए नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया। ये देखिए, एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो
ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर मातहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद है तो उसका ये कार्य है कि वो उसको संभाले। लेकिन 2-2.5 घंटे तक वहां पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो, तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। इनका अपराध हम जो समझते हैं, प्रेस को भ्रामक और असत्य जानकारी देना, जो कि अब रिकॉर्डिंग पर है। हम बता देंगे कि कमिश्नर जैसे पद पर बैठ करके ये झूठ क्यों बोल रही है, और झूठ बोले भी क्यों ना, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है। कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं हुई। अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। जब मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है तो उसका कमिश्नर झूठ बोले, इसमें क्या समस्या है? तो इन्होंने झूठ बोला, भ्रामक जानकारियां आपको दी और स्वयं उपस्थित रहते हुए भी सम्मानजनक तरीके से समस्या का निदान नहीं किया। इनका दोष हम समझते हैं। वहीं प्रशासन इसे कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल का मामला बता रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रोटोकॉल सिर्फ संतों के लिए सख्त होता है? क्या वीआईपी और राजनीतिक जुलूसों पर भी वही नियम लागू होते हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि बैरिकेडिंग, रास्ता बंद करना और कथित बदसलूकी आस्था का अपमान है। एक और फोटो दिखाते हुए बोले कि गृह सचिव मोहित गुप्ता सादे ड्रेस में मौजूद थे वहां। ये दूसरा चित्र देखिए, ये एक चित्र है। इस चित्र में नाम लिखा है मोहित गुप्ता, गृह सचिव। ये उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के सचिव के स्तर का व्यक्ति है। कितनी बड़ी इसकी पदवी है, पूरे प्रदेश के मामले देख सकता है। ये स्वयं सादे ड्रेस में, ये फोटो जो है ये इंटरनेट से निकाला है, इसलिए इसमें वर्दी में है। ये सादे ड्रेस में एक बहुत अच्छा सा कोट पहन करके खड़ा था वहां पर और हैंडसम लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमको सबसे पहले इसी ने आकर्षित किया अपनी ओर, क्योंकि जितने लोग खड़े थे उसमें सबसे हैंडसम यही लग रहा था। और फिर हमने क्या देखा, पहली बार हमने अपनी नजरों से बहुत सारे वाकये हम भी देख चुके हैं, पुलिस को भी देख लिया है, मार पिटाई भी देख ली है, पुलिस ने हमको भी 15 में मारा था वो भी देख लिया है, सब कुछ देखा है हमने, अनुभवी हम भी है थोड़े थोड़े। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कोई बड़ा अफसर स्वयं अपने हाथ से बालकों को, दंडी सन्यासियों को, बच्चों को मार रहा है। और हमने ये देखा कि ये गृह सचिव अपने हाथ से उनके गले को पकड़ करके और ये जो कोहनी है इससे मार रहा है। कभी ऐसे करके मार रहा था, कभी ऐसे करके मार रहा था। हमने तो, हमारे पास कैमरा नहीं होता है, वीडियो नहीं बनाया है, आंखों में हमारे वीडियो बना हुआ है, कभी नहीं भूलेगा। ऐसा भी नहीं है कि वीडियो नहीं बना है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया भी है। और आज तक का जो चैनल है, आज तक के चैनल ने जो पहला वीडियो प्रसारित किया है उसमें वही व्यक्ति मारते हुए दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये गृह सचिव है। और जिन लड़कों को हमारे अंदर ले जाके मारा पीटा गया था उसकी कहानी हम बता रहे हैं। उन्हें बताया कि ये लगातार टेलीफोन में किसी से संपर्क में था और कहता था कि मार दिया है, ठीक कर दिया है। और फिर ये भी कहा एक बार कि बॉस कह रहे हैं कि बाइट, मतलब यहाँ के अफसरों की बाइट चाहिए थी ऊपर किसी को। इसका मतलब ये सारी घटना वहां से लाइव हो रही थी और निर्देश, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति लादेन के पकड़ते समय अपने यहाँ बैठ करके निर्देश दे रहा था, ऐसे ही कल की घटना में भी कोई था जो अपने कमरे में बैठ करके निर्देश कर रहा था। अमेरिका तो कमरे की वो तस्वीरें जारी करता है, क्या भारत जारी करेगा? क्या भारत के मीडिया में इतना दम है कि इस बात को पकड़ सके?
शायद नहीं है। ये जो मोहित गुप्ता है बंधुओं, हो सकता है नाम गलत हो, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, चेहरा यही है। ये जो व्यक्ति है, बताया लोगों ने कि आदित्यनाथ जी का विशेष सचिव है। ये सादे ड्रेस में था, निर्देश लोगों को निर्देश यही दे रहा था। ये देखिए शुरू हो गया है। वहां के लोग भी यहाँ पर हैं जो शांति से बातचीत नहीं होने देना चाहते। सब जगह उन्होंने भेज रखा है, पकड़ लो इस व्यक्ति को, अलग कर दो, ताकि इसको ये आरोप लगाने का मौका न मिले कि हम शंकराचार्य जी के यहाँ गए थे, हमारे साथ कुछ हो गया। क्योंकि ये इसीलिए आया है कि सारे कैमरे उधर मुड़ जाएं और मामला केवल यही हाईलाइट कर दिया जाए। ये देखो वो खोल लिया उन्होंने, हाँ ये देखो सबके मुड़ गए। हम जानते हैं एजेंडा आपका क्या है। पुलिस खड़ी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है सब होने में। क्यों? क्योंकि वो तो एजेंडे पर है। ये जो व्यक्ति है यही निर्देश दे रहा था और बच्चों को स्वयं इसने मारा, हमने स्वयं देखा। और ये कह रहा था, डरा रहा था तरह तरह के शब्दों से, और कह रहा था कि तुम लोग अभी कम उम्र के हो, जिंदगी खराब कर देंगे। ये धमकी दे रहा था ये व्यक्ति। ये पुलिस है कि गुंडा है? सरकार अगर इसे सिर्फ धरना समझकर टालती है तो यह मामला धार्मिक असंतोष से राजनीतिक विस्फोट तक जा सकता है। क्योंकि फोन कॉल और समर्थन की खबरें बताती हैं कि विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। या भी कहा जाता है कि जो शासन योग्य को सम्मान और अयोग्य को सीमा में रखता है वही स्थिर रहता है। बाकी शासन इतिहास में चेतावनी बनकर दर्ज हो जाते हैं। मिलते हैं कुछ और सामाजिक मुद्दों के साथ, देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार। ना डर, ना दबाव, ना सौदा। जहां खबर होती है सच की, जहां सवाल होते हैं सत्ता से, जहां आवाज बनती है आम आदमी की। हम दिखाते हैं वो जो दिखाया नहीं जाता, हम पूछते हैं वो जो पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है सच की दस्तक। छोटी खबर हो या बड़ी साजिश, हर खबर पर पैनी नजर। जहां सवाल दबाए जाते हैं वही आवाज हम उठाते हैं। क्योंकि सच बोलना हमारी पहचान है। आप देखते रहिए भारत की बात, आपकी खबर, आपकी आवाज।